औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अरमागान नजफ़ की जानिब से मैं प्रोग्राम माह रमज़ान और हमारी सेहत में खुशामदीद कहती हूँ। मेरी तरफ़ से तमाम देखने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शाबान का महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ इख्तिताम पर है और अब हम उस महीने में दाखिल होने जा रहे हैं कि जिसमें हम अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में मेहमान होते हैं। जिस तरह हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी पसंद की चीज़ें बनाएं, हर वो काम करें कि जो उसको पसंद हो। तो इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में मेहमान बनने जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम हर वो अमल अंजाम दें कि जिसमें हमारा परवरदिगार आलम हमसे राज़ी हो जाए। हमें इस माह की रहमतें और बरकतों के साथ अपने इंसानी जिस्म की तवानाई पे इंतहा ज़रूरी है, मगर इस महीने में लोग सहरी और अफ्तार में बदपरहेज़ी करके अपनी सेहत और तबीयत ख़राब कर लेते हैं। तो किस तरह से इस सिलसिले को बेहतर किया जाए, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डाइटिशियन मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इसी सब्जेक्ट पर सर्व किए हैं। मैं हूं आपके सामने सैयदा अमरीन रिजवी और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शबनम रज़ी साहिबा मौजूद हैं। इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल हैं आपके, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान करीम और बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। चलें अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने इस सवाल के साथ कि रोज़ा रखने के सबसे पहले डॉक्टर साहिबा बताएं कि रोज़ा रखने के क्या फ़ायदे हैं? थैंक यू, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि रमज़ान जो है एक तरह से जिस्म की ज़कात के साथ उसको निस्बत दी जाती है। तो इट इज़ वन वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ सारे आपके जो इम्प्योरिटीज़ हैं और आपके जो इम्बैलेंसेस हैं, मतलब इन द सेंस कि आप जो है आपका शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है, वज़न कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ठीक करने मिलता है। इसके साथ साथ हम जो ये सारा वक्त दिन भर जो चल फिर के चुकते रहते हैं उसकी आदत हमसे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि हम फ़ायदेमंद मतलब रमज़ान का फ़ायदा इस तरह से उठा सकते हैं कि हम अपनी ग़िज़ा को थोड़ा सा बैलेंस कर लें। आपको जैसे पता है कि हम रोज़ा खोल कर और इफ़्तार करके जो है हमारी चॉइस ऑफ फूड जो होती है वो हेल्दी नहीं होती, जिसके नतीजे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे एसिडिटी हो जाती है, किसी को शुगर ड्रॉप होता है, किसी के सर में दर्द हो जाता है, किसी को गुनूदगी जारी हो जाती है। तो वो इन सब वजह से होती है कि हमारी चॉइस ऑफ फूड जो है वो अच्छी नहीं होती, यानी कि हम सिलेक्शन अच्छी नहीं करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए डॉक्टर साहिबा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले इब्तिदा सहरी से होती है। हमें सहरी में ऐसा क्या खाना चाहिए? देखिए, हमेशा की तरह मैं ये बोलती हूँ कि सहरी भी मेजर पार्ट है, मतलब आपने उससे पूरा दिन गुजारना है। तो उसमें कोशिश करें कि आप जो भी, जैसे लोग घर में पराठे कुलचे ये सब खाते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, उसके अंदर चिकनाई बहुत होती है। आप खाएं, पराठा खाएं, नॉर्मल साइज़ का पराठा खाएं, लेकिन वाइट आटे का ना हो। घर के रोटी जिससे हम बनाते हैं, चौकर वाला आटा जो होता है गंदम का, उसको इस्तेमाल करें और नॉर्मल तरीके से हल्के तेल या घी में जैसे आपको पसंद है 1 टीस्पून से ज़्यादा ना हो। इस स्पून के अलावा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि वो आपका पराठा भी सही बने। अब मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल सूखा हो, क्योंकि फ़ैट चाहिए होता है और फ़ैट में ये तासीर होती है कि आपको उससे भूख ज़्यादा जल्दी नहीं लगती। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक आपसे सवाल करूँगा। आपने कहा कि गंदम का आटा खाना चाहिए, तो क्या जैसे आजकल के जो बच्चे न्यू जनरेशन है वो ब्लैक आटा कह के ब्लैक रोटी जस्ट उसको जो है नहीं खाते, क्या इसमें थोड़ा सा वाइट आटा अगर हम मिक्स करें तो क्या वो उसकी तवानाई ख़त्म हो जाएगी, उसकी ग़िज़ायत जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, क्या वो ख़त्म हो जाती है या हम थोड़ा मिक्स कर सकते हैं उसमें? देखिए, प्रेफर मैं ये करती हूँ कि आप मिक्स्ड आटा यूज़ करें, ठीक है, लेकिन उसमें मल्टीग्रेन करें।
अब बच्चे जो हमारे हैं बाहर के पराठे खा खा के उनकी हैबिट्स इतनी ख़राब हो गई है कि ओवरनाइट वो सही नहीं हो सकता। तो उसमें बेहतर तरीका ये होता है कि जैसे आपका 1 किलो का नॉर्मल आटा है जो घर में यूज़ होता है, उसमें यू पुट 1 ग्लास ऑफ मैदा एंड यू पुट चोकर या मल्टीग्रेन्स का जो मिलता है ना, जिसमें अलसी के बीज और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो आप पूरे घर के लिए मिक्स कर दें और फिर उससे रोटी भी बनाएं और पराठे भी बनाएं। तो आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इम्प्रूव कर दी, टेक्सचर भी इम्प्रूव कर दिया और बच्चों को वो जो कालापन लगता है वो भी दूर हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत आपको बताना चाहूँगी, हम लोग जिस तरीके से तवे की मेंटेनेंस रखते हैं ना, उसमें वो जल जाता है क्योंकि हमें जल्दी करना होता है। तो जब भी आप रमज़ान आता है तो उससे पहले अपने तवे को प्रॉपर तरीके से डिप करके साबुन में उसको वॉश करें और कोशिश करें कि जो आटा चिपका हुआ होता है वो रिमूव कर दें। तो उससे वो कालापन जो हमारे घर वाले रोटी में आता है जी वो रिमूव हो जाता है। उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप नया तवा ले लें, लेकिन हर दफ़ा नया तवा तो नहीं ले सकते ना। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको वॉश करें और उसके बाद जब वो स्क्रैप आउट पूरा हो जाए तो तवा दोबारा गर्म करके उसको ऑयल लगा के छोड़ दें थोड़ी देर के लिए और फिर उसको टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें। तो ना आपका रोटी चिपकेगी, ना पराठा चिपकेगा, ना वो काला होगा और बच्चे शौक से खा लेंगे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने कहा रोटी का आपने बताया, तो अब उसके साथ जैसे अब हम सहरी कर रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या खाना चाहिए? जैसे अंडा है, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं अंडा खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, तो मैं इस सिलसिले में आपसे पूछना चाहूँगी, क्या अंडा खा सकते हैं हम? बिल्कुल आप अंडा खा सकते हैं, इसलिए कि इसमें प्रोटीन्स होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमको पूरा दिन गुजारना है, जी तो इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो ये समझिए एक प्रॉपर मील है और प्रॉपर मील के लिए पराठे के साथ अंडा, दाल या सब्ज़ी होना ज़रूरी है। अंडे की जगह पे यू कैन हैव चिकन का सालन या घर का बना हुआ कीमा, ऑलराइट, या फिर आप मिक्स दाल खा सकते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसमें ऑयल होना चाहिए। ये भी नहीं कि आप बिल्कुल निहारी टाइप का खाना शुरू कर दें, क्योंकि फिर वो सारा दिन आपको बेल्चिंग और बदहज़मी होती रहती है और सीने में जलन होती है। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं अच्छा खाना है तो बाज़ लोग रख देते हैं सालन उठा के और उसमें बहुत ऑयली होता है, जैसे जस्ट पाए हैं, नहारी है, तो उसको खूब पराठों के साथ करके सहरी में खाया जाता है, तो क्या ये सेहत के लिए सही है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचिए कि आपका जो इंटेक है वो आप ऑयल से ज़्यादा कर रहे हैं और फिर ये मिर्च मसाले वाले जो खाने होते हैं उससे आपको सीने में जलन होती रहती है, बेल्चिंग होती रहती है, तो वो हमें अवॉइड करना है। हाँ, अक्सर बच्चे जो है वो कॉर्नफ्लेक्स या पॉरेज, दलिया दूध या जौ का दलिया बना के खाते हैं, दैट यू कैन हैव, नॉट अ प्रॉब्लम। दूध आप अगर आप एज एन अडल्ट ले रहे हैं जो कि वेट कॉन्शियस अगर हैं तो उसमें थोड़ी सी चिकनाई बगैर का दूध इस्तेमाल करें। घर में बच्चे अगर हैं तो उनको होल मिल्क दे दें, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैं जो कॉन्सेप्ट देती हूँ ना, वो इस तरह से होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्कर से खींचें तो आपका एक प्रोटीन सेक्शन हो गया, ठीक है। इसमें क्योंकि हम नाश्ता कर रहे हैं तो इसमें अंडा हो गया या मिक्स दाल हो गई या कीमा हो गया। फिर हम आ जाते हैं दूसरे हिस्से में जिसको हम कहते हैं कि आपका पराठा हो गया। कुछ लोग चावल भी खाते हैं, ओके फाइन, खा लीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन चूँकि हम मिक्स्ड आटे की रोटी इस्तेमाल करते हैं तो उसका डाइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा देर से होता है, मतलब आपको जल्दी भूख नहीं लगती, ठीक है। जो हमारा कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि हम आधे से ज़्यादा दिन तक हवा नहीं। सर यहाँ पर मैं ये सवाल करना चाहूँगी, जैसे बच्चे हैं उनको चावल के ज़्यादा शौकीन होते हैं और वो चाहते भी हैं कि हमें सहरी में भी चावल मिल जाए, फिर उसमें उनको वही वाली बात आ गई कि प्याज ज़्यादा, क्या चावल खाने से प्याज ज़्यादा लगती है कि बहुत जल्दी पानी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। आप इस तरह से कर सकते हैं, जो प्लेन चावल जैसे मैंने रखा हुआ है, कुछ लोग ये भी खा लेते हैं सुबह में, जैसे रात का बिल्कुल रखा हुआ। खाते हैं। तो इसके साथ आप ये देखिए साथ में मैंने सब्जी रखी हुई है, तो आप बैलेंस्ड रखें। जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि बैलेंस्ड होना चाहिए। अब बैलेंस के हिसाब से अगर लेट से सब्जी नहीं बनी हुई तो आप सलाद इस्तेमाल करें, सलाद नहीं है तो आप फिर अपना सेब इस्तेमाल करें, मिक्स फ्रूट्स ले लें। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हर मतलब फूड ग्रुप में से थोड़ा थोड़ा सब चीज़ हो। जैसे अगर बच्चा अंडा खा रहा है तो उसके साथ अगर है तो सालन ले सकता है, सालन खा ले। खासतौर पे बच्चे जैसे चावल बड़े शौक से खाते हैं तो उसके साथ थोड़ी सी रोटी होना ज़रूरी है कि रोटी उसको खाए,
आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़े से चावल और हल्का पराठा बना दें, या आप जैसे बच्चे अंडा नहीं खाते हैं तो कुछ मदर्स ऐसी करती हैं कि चिकन की बोटी के साथ एक बॉइल्ड अंडा डाल देते हैं, तो वो बच्चे सालन के चौक में खा लेते हैं। उसके साथ फल दे दीजिए, दूध दे दीजिए, पूरा बैलेंस कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि सहरी में आप एज अ रूल तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून दही ज़रूर खाएं, और चाय से आप दूर रहें। दही चूँकि एक ऑलरेडी बफर्ड चीज़ होती है, वो हमारी एसिडिटी नहीं करती, हमारा हाजमा इम्प्रूव करती है, और उसमें एक सबसे बड़ी ताकत की चीज़ ये होती है कि उससे प्यास नहीं लगती। इसलिए अगर आप हमारे बड़े बूढ़ों को देखें तो वो सहरी के अंदर पूरा ग्लास भर के एक लस्सी पी लेते थे, तो उससे उनको पूरा दिन ठंडक भी रहती थी और प्यास भी। जैसे हम अपना बचपन याद करें तो हमारी मामा हमें लाजमी, जैसे सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा था तो लाजमी 2 चम्मच दही की ज़रूर खिलाती थी कि स्कूल जाना है, प्यास लगेगी। तो इस तरह यही शायद वजह है जो आप बता रही हैं सेहत के हिसाब से। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप हेवी फूड खाएं, ठीक है। हो सकता है रात में अगर आपने हेवी फूड खाया है तो आप थोड़ा सा चेंज कर लें रूटीन में। ज़रूरी ये भी नहीं है कि रोज़ आप अंडा खाएं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कभी कीमा ले लिया, कभी पराठा ले लिया। हाँ, मैं ये ज़रूर करूँगी कि फ़ाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि सैलड खा लें, प्लेन सैलड नहीं खाना तो फ्रूट्स मिक्स करके खा लें, ताकि आपको विटामिन्स और मिनरल्स की पूरी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। यहाँ पर मैं एक सबसे पहले एक अच्छा टोटका ये बताना चाहूँगी कि आप जब सुबह में सहरी के लिए उठते हैं ना, सो हैव 1 ग्लास ऑफ लूक वार्म वाटर, यानी कुनकुना किया हुआ, और उसके बाद आप मुँह हाथ धोएं और किचन में जाएं और तैयारी करें, और मेक श्योर कि बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा पानी पी लिया। उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो आपको वो फीलिंग ऑफ हैवीनेस नहीं आती। जी ठीक है। अच्छा, अब हम चाय की तरफ आ जाते हैं। मैं प्रेफर ये करती हूँ कि चाय, चूँकि इसमें एक तासीर होती है, वो थोड़ी देर को तो आपको प्यास बुझा देती है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वॉशरूम आता है, यानी कि यूरिन ज़्यादा पास होती है, उसमें डिहाइड्रेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब कुछ हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बिल्कुल चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो वो फिर पहले चाय थोड़ा सा पी लें, ठीक है। जब उठते हैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी चाय की जो तलब है वो उस वक्त क्वेंच कर लें, और फिर और जबकि डॉक्टर साहिबा ये देखा जाता है कि सबसे लास्ट मोमेंट में आखिर में चाय के जो है कप चल रहे होते हैं आखिरी कि बस ना अजान का टाइम होने वाला होता है और उसको ज़्यादा पी जा रही होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई इस हवाले से। अच्छा, मैं ये सैलेड के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि जैसे बच्चे सादी सैलेड नहीं खाते, अगर इसमें मायनीज़ मिला रहे हैं या वो फ्रेश क्रीम होती है, तो क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है रोज़े में कि ये खाई जा सकती है? खाई जा सकती है। अगेन पराठा फिर थोड़ा सा सूखा कर लें, क्योंकि दैट्स मेयोनीज इज़ ऑल्सो फैट। बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, अडल्ट हमारे जैसी एजों के जो हो जाते हैं, जी उनका वो होता है। मेरे पास पता है आपको, मैं एक बताऊँ मज़े की बात, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आफ्टर रमज़ान आते हैं जो कि मुझसे ये कह रहे होते हैं कि जी हमारा तो वज़न बढ़ गया, अब शुगर काबू में नहीं आ रही, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो वो अलर्ट नहीं होते हैं, अलर्ट इन द सेंस कि वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि हमारे अपने ही ख़ानदान में, हम अपनी फैमिली में देखें तो रोज़ों के बाद आपस में जब ईद पर मिलते हैं तो बात हो रही होती है, दुबला होने की बजाय आप तो और मोटी नज़र आ रही है, तो शायद उसकी यही वजह है जो आज हमें पता चल रही है। जी, यहाँ पर मैं ज़रा आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि हमें चाहिए कि हम हमारा रोज़ा वैसे भी आपको पता है टाइम से पहले ही बंद होता है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले शुरू कर दें, ताकि आपके पास एम्पल टाइम हो कि आप खाना खा चुके हैं, उसके 15-20 मिनट बाद आप कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी पी सकें, वो भी नीम गर्म, एकदम ठंडा नहीं पीजिएगा, क्योंकि वो पिया नहीं जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहूँगी कि रात में जब आप इफ्तार कर लेते हैं, इफ्तार से लेके फजर तक, मतलब सहरी तक, आपको बहुत एम्पल टाइम मिलता है कि आप पानी का कंजम्पशन अपना पूरा कर लें। जी डॉक्टर साहबा, ज़्यादातर देखा जाता है कि हम लेडीज़ में भी ये आ जाता है कि प्रॉब्लम, यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो यही कि पानी कम पी रहे हैं। डॉक्टर जाते हैं गायनी के पास, अपनी डॉक्टरनी के पास जाते हैं, वो कहते हैं पानी ज़्यादा पिए। तो यही मैं आपसे सवाल करने वाली थी कि कितना पानी पिए और किस तरीके से पानी पिए अफ्तार के बाद। अच्छा देखें, मैं
पहले मैं अफ्तार को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम जनरल। हाँ, सबसे पहले कि अफ्तार, जिस तरह आपने सहरी का बताया कि जी हमें क्या क्या चीज़ें किस तरह खानी चाहिए, तो अब आते हैं हम अफ्तार, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें बच्चे चाह रहे होते हैं दस्तरखान पूरा बिछा हुआ हो और उसमें ये चीज़ें हो। तो मैं आपसे सवाल करूँगी कि अफ्तार, इसी तरीके से हमें अफ्तार में क्या खाना चाहिए? सबसे पहले इफ्तार में आपको पता है हम खजूर यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें आपको पता है नेचुरली बहुत सारी विटामिन्स, मिनरल्स और शुगर होती हैं जो कि आपके फ़ौरन रोज़ा खोलते ही आपकी इमीडिएट बॉडी की नीड को कवर कर देता है। सुभान अल्लाह। इसके साथ साथ हम जो ये खाते हैं ना पकोड़े, समोसे, जैसे आपने देखा यहाँ पर छोले रखे हुए हैं, दिल तो मेरा भी जा रहा है खाने के लिए, लेकिन ये सब हाई फैट फूड्स हैं, आप समझ रहे हैं। तो इससे हमारे बॉडी को आप इमेजिन करें, एक समोसे के अंदर अगर मेरे पास 300 कैलोरीज, 350 कैलोरीज होगी, तो उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें कुछ खाऊंगी नहीं। और हमारे साथ एक प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा है, हम टेबल यहाँ से वहाँ तक भर देते हैं चीज़ों के साथ, जो कि वेस्ट ऑफ मनी भी है और मैं कहूँगी कि ज़ाया होना होता है। तो इससे बेहतर होता है कि आप कोई भी घर में एक चीज़ बनाएं। आजकल के दौर में जब महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो घर में कोई एक चीज़ बना लें। बच्चे हैं, पकोड़ा खाने का दिल चाह रहा है, बिल्कुल फाइन, के बगैर तो रहना नहीं है। हाँ, मगर 1 और 2 नॉट मोर। जो हम प्लेटें भर भर के पकोड़े, समोसे, छोले, इस तरह की चीज़ें जब खा लेते हैं, तो बॉडी को तो ग़िज़ाइयत तो मिलती नहीं है ना। हाँ, जिनको वेट कॉन्शियस जो हैं, जो मतलब जिनके घर में माशाल्लाह सब हेल्दी हैं, तो उनको चाहिए पकोड़े फ्राई करने की बजाय उसको बेक कर दें, एयर फ्रायर में कर लें या उसको स्टीम कुक जैसे कर लें, बहुत अच्छी। ताकि उसमें फ़ायदा ये होगा कि वो फैट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने अरब में कुछ अरसा टाइम गुजारा है और मैंने देखा है वो लोग रोज़ा खजूर से खोलते हैं, एंड देन दे हैव अ बोल ऑफ सूप, जिसको वो शोरबा कहते हैं, और उसके अंदर वो जौ से बनती है और उसके अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वेजीज और स्मॉल अमाउंट ऑफ मीट होता है, चिकन, मटन, फिश। इतना नरिशिंग होता है कि आपको जो फ़ौरन से जो प्यास की तलब है और जो दिल चाह रहा होता है कि फ़ौरन से हम कुछ खा लें, तो वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी, मेरी बल्कि एडवाइस है जनरल पॉपुलेशन को कि आप अपनी शौक़ पूरा करें, कोई एक चीज़ ज़रूर खाएं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप डिनर की तरफ जाएं, ताकि आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। उसमें चिकन, फिश, मटन, कोई भी प्रोटीन आइटम बना हुआ हो, साथ में थोड़े से चावल हो गए या चपाती हो गई, सलाद हो गया, और उसके साथ साथ एक गिलास लस्सी पी लें, तो वो एक लिहाज से आपका पूरा बैलेंस डाइट हो जाएगा। वही प्लेट वाला कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 4 हिस्से बना के इसमें एक हिस्सा प्रोटीन का हो गया, चिकन हो गई, फ़िश हो गई, मछली हो गई, रोटी चावल हो गए, सलाद हो गया, और यकीनन फिर फ्रूट हो गया। तो उससे आपकी वो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो जाएंगी। उसमें ये भी हो जाएगा कि बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट होगा, जिसको हम मुतवाज़िन ग़िज़ा कहते हैं। आपको तो ये पता ही है कि दीन में बैलेंस का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, तो उसी को मद्देनज़र रखता हुआ अगर हम तवाज़ुन कायम रखेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी तो इब्तिदा है, पूरे 30 डेज़ जाने हैं, तो कॉन्शियसली बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत हैवी फ्राइड और पराठे और पूरियाँ और निहारी और पाए और इस तरह की चीज़ें ना खाएं। बेहतर है कि घर की ग़िज़ा को इम्पोर्टेंस दें। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी, चूँकि ये बहुत बाबरकत महीना है, तो ये सारी नेमतें हैं, इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। इवन अगर हमारे घर में दावत भी अगर हम कर रहे हैं ना, तो हमें इतने सारे चाट और ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। कोई एक आध चाट रखें, अच्छा बैलेंस कोई भी डाइट आप रख दें। बिरयानी भी हो सकती है, बिरयानी इज़ ऑल्सो हेल्दी, लेकिन उसके साथ आपने सैलड, रायता रख दिया, इट्स कंप्लीट मील। ये जो हम 3-3, 4-4 चीज़ें सालन के और चावलों के और दही बड़े और छोले और इस तरह की चीज़ें रखते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। थोड़ा रखें, मज़ेदार रखें, दिल से रखें, घर में दावत करने वाला भी ना थके ना, उसके ऊपर भी बर्डन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लस्सी है जी, अफ्तार में पी लेना चाहिए, तो डॉक्टर साहिबा वो क्या अफ्तार के वक्त में जूसेस का पीना मुनासिब है? देखिए, जहाँ तक पीने वाली चीज़ें हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि आपने लस्सी पी ली या सूप पी लिया, ठीक है, या घर की बनी हुई स्कंजबीन इस्तेमाल कर ली। मैं कोक्स, पेप्सी की बहुत ही बड़ी दुश्मन हूँ,
और मैं प्रेफर करती हूँ कि लस्सी भी ना वो पानी वाली लस्सी हो, दूध वाली लस्सी नहीं हो, ताकि आपका फ्लूइड भी जा रहा हो। उसमें बनाते वक्त थोड़ा सा नमक, हल्की सी चीनी डाल दें और थोड़ा ज़ीरा डाल दें तो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, नया ट्रेंड निकला हुआ है कि ये जो पैक्ड डब्बे के जो जूसेस होते हैं उसमें कुछ नहीं है सिवाय शुगर के, वेस्ट है। अगर आपने बनाना ही है तो आप पंच टाइप की चीज़ बना लें, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट काट के भी डाल दिया और उसके अंदर थोड़ा सा जूस भी डाल दिया। जैसे ऑरेंज का अगर मंथ है तो आपने उसमें ऑरेंज भी डाल दिया, उसके अंदर थोड़े से फ्रूट्स काट के भी डाल दिए, तो एक तो वो बहुत अच्छा सा कॉकटेल भी बन जाता है और नरिशिंग भी हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से कर लें। अच्छा अच्छा, रमज़ान में जैसे अफ्तार के बाद हमें, आपने जैसे बताया कि हमें पानी पीना चाहिए, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि पानी किस तरह और कितना पीना चाहिए कि हमारे अंदर जो पानी की कमी है वो कमी ना रहे और वो मुकम्मल हो जाए। ठीक है, देखिए आम तौर पर 12 से 14 ग्लास पानी पीने को कहते हैं, बिकॉज गर्मियां हैं। ठीक है, अब हमने रोज़ा खोला, नीम गर्म ग्लास पानी जैसे मैंने आपसे कहा पी लीजिए, तो उसमें आप 1-1.5 कप पी लीजिए और फिर उसके बाद आप खाना खा लीजिए, तो आपका वो न्यूट्रलाइज पूरा हो जाएगा एसिडिटी। फिर जब आप खाना खा चुके होते हैं तो आप फ्रॉम खाने का टाइम टिल सहरी एम्पल टाइम है, आप नमाज़ पढ़ें तो उसके साथ पानी पी लें, आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो आपने थोड़ा सा लस्सी रख लिया या नींबू पानी बना लिया या वॉटेवर जो आपको दिल घर में अवेलेबल हो वो आपने यूज़ कर लिया। काउंट कर लें एक दफ़ा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पानी पिया। लेकिन एक अंदाज़न के कितना? एवरी 2 आवर्स में, एवरी 1 आवर में यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अब चाय जैसे मैं मना कर रही हूँ, सुबह में लोगों को होती है तलब, ठीक है आपने खाना वाना खा लिया, उसके 1.5-2 घंटे बाद आपने 1 कप चाय पी ली तो 1 कप चला गया, 250 ml हो गया। फिर आपने पानी वानी पी लिया, नमाज़ पढ़ते हुए पी लिया। आम तौर पे हम एडवाइस ये करते हैं कि जो बड़े होते हैं जो भी, वो अपना 1 लीटर वाली बॉटल पानी भर के रख लें और उसको जैसे नया ट्रेंड चला हुआ है ना, आपको पता है डिटॉक्स वाटर, जी उसको बना दें आप, वो डाल के, हालांकि इट्स वेस्ट ऑफ थिंग, खाली फ्लेवरिंग आ जाता है। अच्छा, हाँ, उससे क्या निकलेगा आप मुझे बताएं। वो तो सिर्फ एक प्यारी सी बोतल में आपने फ्रूट डाल दिया और पानी डाल दिया, काम हम तो तो इसमें खुश हो जाते थे कि उसमें सब कुछ है नहीं, और हमें सब मिल कुछ रहा है। नहीं है। आप हमेशा खाएं, चबाएं, जब वो चबा के आपके स्टमक में जाता है तो एंजाइम्स वगैरह एक्ट करते हैं, तो वो वाइटामिन्स और मिनरल्स पूरे पूल में अवेलेबल होते हैं, फिर वो कहीं जाके अब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो जाके सिस्टम में आते हैं, तो ये एक विशेष साइकिल है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब जैसे हमारा रोज़ा है, अब रोज़े में जो है वर्जिश कैसे की जा सकती है, हम अपने जिस्म को एक्टिव रखें, तो कैसे करें? हम रोज़े की हालत में खुद ही बहुत बेहाल हो रहे होते हैं, आप बताएंगे किस तरीके से मैं बेहतरीन टाइम तो होता है आफ्टर इफ्तार। ठीक है, आफ्टर खाना वाना खा लिया उसके 1-1.5 घंटे बाद आप कर लें, लेकिन हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जो इफ्तार से पहले वॉक हो जाते हैं और उसमें वो निढाल हो जाते हैं और ना उनसे खाया जाता है। मैं स्पेशली ये डायबिटिक्स के लिए कहूँगी कि डायबिटीज़ के मरीज़ को चाहिए कि उन्होंने जो हल्की फुल्की वर्जिश करनी है ना, वो सुबह के खाते में कर लें, आफ्टर सहरी कर लें या फिर पोस्ट इफ्तार या पोस्ट डिनर कर लें, ताकि उनको जो वीकनेस होती है ऑन एम्प्टी स्टमक, देखें इफ्तार के करीब अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और आपकी ब्लड शुगर, जो डायबिटिक्स होते हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी शुगर बिल्कुल 70 से भी लो चली जाती है, तो वो एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे। और इफ्तार से थोड़ी देर पहले अगर आपको रोज़ा तोड़ना पड़े इमरजेंसी में, तो उससे बेहतर है कि आप अपना थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर लें, हैवी वॉक ना करें। ठीक है, जैसे कुछ लोग मीलों चलते हैं, आदत होती है ना, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलिए, आप उसको कम कर लीजिए अपने हिसाब से, ताकि आप पूरा दिन आराम से गुजार लें। इसी सिलसिले में इसी सवाल को आगे बढ़ाओ, जो शुगर पेशेंट होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, रोज़ा रखने में वो क्या एहतियात करें? हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ, जैसे मैंने बैलेंस डाइट की बात की, ये बहुत अच्छा टाइम है कि हम अपनी डाइट को क्या कहते हैं मॉडिफाई कर लें। मॉडिफाई इन द सेंस कि वो जो हमने हैपहैज़र्ड ईटिंग की हुई होती है ना, उसको हम चेंज कर लें। रोज़े के लिहाज से भी अगर हम ले आएंगे चेंजेस, तो वो फिर फॉर लाइफ आपने चलाना है। आपने वही कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि आपने प्रोटीन्स एक टाइम पे, जैसे आपके सामने प्लेट रखी हुई है, चावल भी इतने खा सकता है वो पेशेंट, साथ में सैलड है वो भी खा सकता है, चिकन का सालन है ये भी खा सकता है, आज चावल खा लीजिए, कल चपाती ले लीजिएगा। अब अलग अलग डिशेस तो नहीं बन सकती, पूरे घर के लिए भी वही चीज़ होगी।
आटा आपका मैंने बता दिया कि मिक्स्ड आप यूज़ करें। तो आपकी डाइट एज अ होल फैमिली हम उसको चेंज करना चाहते हैं इन द सेंस कि बैलेंस डाइट की तरफ आ जाए। और कभी कभार अगर कोई बाहर से चीज़ खा ली या फैमिली बाहर खाने को चली गई तो थोड़ा सा एहतियात कर लें, मीठा ना खाएं। और हाँ, हर सबसे बड़ी बात ये है कि जो डायबिटिक्स होते हैं सबसे पहले अपनी स्क्रीनिंग ना अपने कंसल्टेंट के पास जाके कराएं कि वेदर वो लोग रोज़ा रख भी सकते हैं या नहीं। बिल्कुल। और आपको पता है हमारे उलमा भी यही कहते हैं कि अपने मालिज मतलब जो डॉक्टर होता है उससे रुजू कीजिए, हाँ, अगर आप इजाजत से है हाँ अगर तो आप रोजा रख बिल्कुल सही फरमाया। उनमें बस छोटी छोटी से हम ये कहते हैं एहतियात इस तरह से करें कि वो बहुत जल्दी ना खाएं, स्लोली टुवर्ड्स द एंड खाएं। अपने डाइट के अंदर फाइबर वाली चीज़ें ज़रूर रखें, बॉइल्ड खाना ना खाएं। थोड़ा बहुत फैट अलाउड होता है जो उनको हमने बताया हुआ है कि कम से कम तेल में खाना पका हुआ हो। जी जी बिल्कुल। जो आपकी मिक्स ग्रेन वाली रोटी हो गई, सैलड हो गया, वही आप बैलेंस डाइट को रखें और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इस तरीके से जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जी, वो अफ्तार के वक्त में क्या इस्तेमाल करें? ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको पता है हार्ट के मरीजों के साथ एक नमक, बिल्कुल। दूसरा फ्राइड चीज़ों के ऊपर एहतियात करना होता है। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि हम ये जो पकोड़े और समोसे जो हैं उसकी मिकदार कम कर लें। जैसे हमने आपको बताया था ना शुरू में कि लोग जो हैं बस पकोड़े पकोड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। आप सोचिए जब एक समोसे के अंदर 360-400 कैलोरी होगी, डिपेंडिंग किस किस्म का ऑयल है या उसके अंदर मावा क्या भरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप 500-400 कैलोरी एक समोसे में ले लेंगे तो आप फिर पकोड़े खा लेंगे, जो कि लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट में है कि पकोड़े के अंदर ज़्यादा ताकत होती है। जी बिल्कुल, नो डाउट बेसन है, हाँ बेसन है, और लेकिन दाल का है तो हैवी होगा, अच्छा रहेगा। जबकि देखा जाता है कि उसको खाने के बाद ऐसे ज़्यादातर लोगों को कब्ज़ हो जाता है। इसकी कुछ लोगों को बेसन खाने से जो है, मेरी फ्रेंड जैसे हैं वो नहीं खा पाती, उनको कब्ज़ हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या किया जाए? देखिए सबसे पहले हम कार्डियक लोगों की बात कर रहे थे जिनको ब्लड प्रेशर जी जी वाकई। तो मैंने आपको जैसे बताया था ना, इसको हम बेक कर दें या एयर फ्रायर में कर दें। और अगर खाना ही मतलब वाजिब समझ रहे हैं, जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, जैसे ज़्यादातर उनको होता नहीं खाना है, तो जस्ट 1 और 2 पीसेस ना, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड ना खाएं। हम ये कह रहे हैं कि आप इफ्तार के टाइम पे प्रॉपर खाना खाएं। आपने हाँ दही अगर दिल चाह रहा है थोड़े से दही बड़े खा लिए, थोड़ा सा फ्रूट चाट खा लिया, नो प्रॉब्लम। आज दही बड़े खाया, कल फ्रूट चाट खा लिए, लेकिन उसके बाद आप तवाज़ुन रखें। डायरेक्ट खाना पे चले जाएं, ठीक है। फिर बिटवीन आपका जो इफ्तार हुआ है और सहर के बीच में अमूमन लोगों को भूख लगती है, सो स्नैक टाइम आ गया जी ठीक है। तो स्नैक टाइम में आपने या तो स्मूदी बना ली, स्मूदी आपको पता है ना, दही दूध और फ्रूट डाल के आराम से स्मूदी बन गई, या कोई सैंडविच लाइट सा बना लिया, या फ्रूट्स मिक्स करके खा लिया, तो वो भी आप खा सकते हैं। हाँ, उस वक्त अगर आपका दिल चाहे दही बड़े थोड़े से खाने के लिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करना तो वो भी कर लीजिए। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, लोगों के दिमाग में ये होता है कि हम लोग जो होते हैं जैसे जो डाइट से रिलेटेड होते हैं, हम तो हर चीज़ बंद करा देते हैं। नहीं, आप खाएं। कभी आपका दिल चाह रहा है पिज़्ज़ा खाने, बिल्कुल खाएं, पिज़्ज़ा भी हेल्दी हो सकता है। उसकी फिलिंग थोड़ी सी चेंज कर दें। फिलिंग इस तरह से चेंज कर दें कि आप चीज़ कम डालें, वेजिटेबल ज़्यादा डालें, चिकन डालें, मशरूम डालें। आर्टिफिशियली बाज़ार से जो बनी हुई होती है, नो डाउट उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है क्योंकि उसमें इतनी केमिकल वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हम लोग अपने बच्चों को अगर इस बात की चीज़ सिखाएं कि ये जो बाज़ार में सॉसेजेस और ये पैक्ड नगेट्स और ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सेहत के लिए बहुत बुरी होती हैं, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने कि वो लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो, उसके अंदर दुनिया भर की केमिकल्स जैसे नाइट्रेट्स वगैरह पड़ते हैं और वनालम और बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं जो कि हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। आपको पता है सूरह मायदा में आयत नंबर 88 में तैयब खाने के लिए बहुत जोर दिया गया है। तो उसका मकसद ये है कि गुड, अच्छी चीज़, अच्छी ताज़ी घर की बनी हुई। आपको पता है जो प्रिजर्व चीज़ें होती हैं वो दिखने में अच्छी लगती हैं, उसमें बहुत नमक भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती। बिल्कुल सही कह, टेस्ट आ जाएगा लेकिन ग़िज़ाइयत जो घर के खाने में। जी बिल्कुल। अब मेरा सबसे आखिरी सवाल यही है कि तो बस आपने बताया कि ये वो चीज़ें हैं कि जो हम अगर इसको खाएंगे तो यही वो ग़िज़ा है कि जिसको हम अपने माह रमज़ान मुबारक के महीने में
और इस्तेमाल करेंगे तो यानी हम कमज़ोर नहीं होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर मैं एक छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहूँगी नाजरीन को भी कि इस तरह ना करें कि बग़ैर सहरी का रोज़ा रखें, ठीक है ना। आपको पता है बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, रात को 2 बजे खाना खा लिया और सो गए, नहीं, बिल्कुल फिर वो पानी का इंटेक नहीं कवर होता और ना आपके जिस्म के हिसाब से जो आपको खाना चाहिए वो मिलता है, ठीक है। तो स्किपिंग ना करें, डीप फ्राइड आइटम्स ना जी आप करें, ठीक है। दिल चाह रहा है तो एक आध कोई चीज़ आप बना लें, फ़ौरन खाना खा लीजिए और बिटवीन मील्स जो है आप हिसाब लगा के अपना पानी का इंटेक, दूध का इंटेक, शरबत अगर लेना चाहें तो पिएं, लेकिन बहुत ज़्यादा नौरस ना इस्तेमाल करें, जूस के डब्बे ना इस्तेमाल करें। देखिए ऑल दिस हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर, हमें शुगर नहीं, हमें ग़िज़ाइयत देनी है, तो उसमें फिर आप मिक्स फ्रूट, जैसे मैंने कॉकटेल का एग्जांपल दिया था, दिल चाह रहा है और इनका जूस निकाल दो, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स डाल दो, वो कलरफुल भी हो जाएगा और उसको खा भी लो और पी भी लो। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा जैसे आपने बताया, वरना आजकल तो बच्चे होते हैं कि ना फ्लेवर्स चाहिए होते हैं, आज ये फ्लेवर बना लेना, ऑरेंज, कल जो है क्या कहते हैं रूह अफ़ज़ा हो जाए, परसों ये हो जाए। लेकिन आपने जो चीज़ बताई वो बहुत बेहतरीन है हमारी जिस्म के लिए भी। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये सब हम कर सकें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, बच्चों को ना बाहर से वो फ्लेवर्ड मिल्क लेने की बजाय बेहतर है कि आप घर में स्मूदीज़ बना लें। स्ट्रॉबेरी आई हुई है, स्ट्रॉबेरी स्मूदी बना दें, आपको चीकू मिल रहा है चीकू बना दें, इवन वाटरमेलन का जो आप जूस बना के उसमें जंकी रख दें, जी जी वो भी बहुत आपको हेल्पफुल होता है कि प्यास आपकी उससे कम हो जाती है। मतलब एक तरह से पानी भी जा रहा है और फाइबर भी जा रहा है। जी लेकिन पूरा मैं उसके खिलाफ होती हूँ कि आप जैसे ना पूरा छान छुन के पूरा वो जो पीछे छन्नी में सारा फाइबर रह जाता है वो ना करें। अच्छा अगर आपने जैसे मेलन का जूस बनाया, वाटरमेलन जो जी जी अब हमारे मौसम में है तो आना और बेहतरीन बहुत बेहतरीन है। मैं भी बनाती हूँ, तो मैं इस सिलसिले में आपसे, जैसे हम रूह अफ़ज़ा बनाते हैं और उसमें उसको डाल देते हैं काफ़ी सारा कटिंग कर करके, तो क्या ये सेहत के लिए सही है? देखिए फ्रूट अपनी जगह है, लेकिन बात हमें यह है कि शुगर शुगर यूज़ करना है, ठीक है। अगर वो मीठा नेचुरली नहीं है तो थोड़ा बहुत डाल दें। लोग क्या करते हैं उसमें कलर भी डालते हैं, बहुत सारा रूह अफ़ज़ा भी डाल देते हैं और फिर चीनी भी डाल देते हैं, तो उसमें जो आपका टेस्ट है वो यूज़ टू हो गया है माउथ के, इतना मीठा खाना है, इतने मीठे की ज़रूरत नहीं है। नहीं आप उस तरह कर लें, स्मूदीज़ बना लें, सूप्स पी लें, जूसेस ले लें। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, जब आप ये शुरू करेंगी ना इंशाल्लाह इस तरह से बैलेंस डाइट का करना, आप देखिएगा यू विल फील मच बेटर। आपको कब्जियत नहीं होगी, आपको टायर्डनेस नहीं होगी, आपको थकन नहीं होगी, आपको वीकनेस नहीं फील होगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे और साथ साथ आप अपनी डेली इबादतों में मतलब यू कैन पार्टिसिपेट एंथुजियास्टिकली, ताकि आपका माशाल्लाह फिर आपको खुद ही फील होगा। आप पहले दिन करें, दूसरे दिन करें, चेंजेस करें। मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ एक ही चिकन का सालन डेली खाएं या अंडा डेली खाएं, नहीं, मैंने छोटी छोटी आपको एग्जांपल्स दी हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रमज़ान बहुत अच्छा जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल, जिस तरह आपने सेहत के लिए बताया, अगर हम इस पर अमल करेंगे तो रमज़ान की रहमतें और बरकतें और जो बड़ी रातें हैं शब क़द्र की, उसमें हम बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रॉन्ग होके हम इबादत को अंजाम दे सकें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। यहाँ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम पर पहुँचाते हैं और अपनी हर दिल अज़ीज़ डॉक्टर शबनम रिज़वी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि जिस पर इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे तो इस माह रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें हम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत बुलाने का, जज़ाकल्लाह। फिर इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। जज़ा शुक्रिया।